दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कब तक छिपोगे खंबे की आड़ में, कब तक छिपोगे खंबे की आड़ में, कभी तो मिलोगे भिंडी बाजार में। और इजराइल ने एक भिंडी बाजार की तलाश कर ली है जहां पर वो अपने दुश्मनों को इकट्ठा करके मिलना चाहेगा। और सबसे पहले वाले जो दुश्मन है, जो अब तक इजराइल के साथ यारी निभाता आ रहा है, उसकी तलाश भी उसने कर ली है। और उसकी तलाश कहां पूरी होती है सोचिए, ईरान में, गाजा में, यमन में, सीरिया में, लेबनान में। उसकी तलाश पूरी हो रही है तुर्की के तौर पर, इस्तांबुल के तौर पर, अंकारा के तौर पर। और अब इजराइल अंदर ही अंदर तुर्की पर हमले की तैयारी कर रहा है और एक बड़े जंग की तैयारी वो कर चुका है, एक तरह से कहा जाए तो ऐसे। और जो तुर्की सीरिया में दुश्मनों को मदद दे करके वहां पे आतंकियों के जरिए कब्जा कराता है, हथियारबंद संगठनों के जरिए कब्जा कराता है, सोचता है कि बस शक्ल इनका है, चेहरा इनका है, पीछे तो हम खड़े हैं, कंधा इनका है, बंदूक हमारी है और राज तो हम ही कर रहे हैं। उस तुर्की को अब परेशानी होने लगी है और वो तुर्की अब फलस्तीन का गाना भी गा रहा है, क्योंकि इजराइल के भीतर एक सिक्योरिटी कमेटी है जो सिक्योरिटी वगैरह का जायजा लिया करती है कि इजराइल के ऊपर कब कौन सा खतरा होगा। इसको लेकर के वक्त वक्त पर कुछ राय मशवरे और अलर्ट दिया करती है वो इजराइल के रक्षा मंत्रालय को, इजराइल की गवर्नमेंट को। उसका नाम है नागेल। तो नागेल जो इजरायली कमेटी है, उसने इजराइल को बाकायदा चेतावनी दी है कि उसे तुर्की के साथ एक जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तुर्की ईरान से भी ज्यादा उसके लिए खतरा बन सकता है और ये बेहद खतरनाक है इजराइल के मुस्तकबिल के लिए। यह खबर जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली चैनल 12 के हवाले से बताया है, चैनल 12 के हवाले से बताया है। और इजराइल का ये जो नागेल कमेटी है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इजराइल को तुर्की के साथ सीधे टक्कर लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसकी तैयारी कर देनी चाहिए अभी से। इसने बाकायदा इजराइल को इंतबाह दिया है, चेतावनी दिया है कि भाई साहब, ये जो तुर्की है ना, वो ऑटोमन खिलाफत, उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहा है, यानी वो खिलाफत उस्मानिया की तरफ वो दौड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि खिलाफत उस्मानिया का दौर फिर से बहाल हो जाए। और वो इसके लिए कोशिश भी कर रहा है, जो इजराइल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इजराइल के लिए टेंशन की बात है। कुछ जानते ही आप कि खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की बहुत बड़ी सल्तनत रही 700 साल तक। इजराइल या फिर कहा जाए पूरा फलस्तीन का इलाका, जेरूसलम का इलाका, ये सब कुछ जो है तुर्क एम्पायर हुआ करते थे। अरब के देश भी सब के सब जो है ये देश नहीं थे, ये शहर हुआ करते थे, सूबा हुआ करते थे, इलाके हुआ करते थे। और ये सब तुर्क ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। इन सबको तोड़ करके जो है वो अलग अलग देश आपको देखने को मिलेगा। यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये सब तमाम ये तुर्क ऑटोमन खिलाफत का हिस्सा हुआ करते थे, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहते हैं। तुर्कों की खिलाफत हुआ करती। तो वही कह रहा है कि भाई साहब, वो तुर्क वाला दौर, वो ना खिलाफत उस्मानिया का दौर, वो फिर से लौट रहा है और ये इजराइल के लिए चिंता की बात है, टेंशन की बात है। और उससे निपटने के लिए इजराइल को तैयारी करनी चाहिए और तुर्की से सीधे जंग, सीधे लोहा लेने की तैयारी करनी होगी। इस रिपोर्ट में सीरिया का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि जो सीरिया में हथियारबंद जो गुट है ना, वो तुर्की के साथ अलायंस बना करके किसी बड़े मंसूबे को अंजाम भी दे सकते हैं, जो इजराइल के लिए ठीक नहीं होगा और वो एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। जो एचटीएस है, वहां का एचटीएस, हय्यतुत तहरीर अल शाम, वो तुर्की के साथ मिलकर के एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। और ये कौन बोल रहा है? इजराइल की एक कमेटी बोल रही है इजराइल को कि भाई साहब, तुम्हें तैयार रहना होगा। उसने ये भी कहा है कि सीरिया में जो मौजूदा खतरा है वो ईरान से ज्यादा खतरा है तुर्की से, इसलिए तुर्की के साथ जंग के लिए तेज काम करना होगा, क्योंकि जो तुर्की की जो प्रॉक्सीज हैं वो सीरिया में मौजूद हैं और वो इलाके के लिए ठीक नहीं, खतरा पैदा कर सकता है।
इसमें यह भी कहा गया है कि रजब तैयब एर्दोगान की जो पॉलिसी है वो इजराइल के बेहद खिलाफ है, बिल्कुल उल्टा है। वो इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके हित के लिए ठीक नहीं है। नागेल कमेटी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोट्रिच, इन सबको अपनी सिफारिशें उसने सौंप दी है और जो उभरता हुआ खतरा का अंदेशा है उससे वो इजराइल को आगाह करा रहा है कि भाई साहब ये तुर्की अभी है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा और ये सीरिया में मौजूद जो हुकूमत है उसके साथ मिलकर तुम्हारी बैंड बजाएगा। इसलिए अब तक जो यमन, हूती, गाजा और लेबनान के हिजबुल्लाह को तुम कमजोर समझ रहे थे ना, ये सारे ईरानी मिलिशिया थे और इनसे ज्यादा खतरनाक तुर्की है। खैर, इतना बड़ा बयान सामने आने के बाद तुर्की की तरफ से बयान आना भी लाजमी था। तो तुर्की के होने वाले नए नए खलीफा, भावी खलीफा जिसको कहा जाए, जैसे भावी प्रधान होता है, भावी विधायक होता है, भावी सांसद होता है, वैसे ही भावी खलीफा कह सकते हैं, खुलफा, रजब तैयब एर्दोगान। तो एर्दोगान साहब ने भी इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा है कि तुर्की जो है वो गजा में अमन कायम करने के लिए हर कोशिश करता रहेगा और वो तब तक कोशिश करेगा जब तक उसका मकसद हासिल नहीं हो जाता। मतलब सोचिए, 45,000 46,000 से ज्यादा लोग जहां बहक हो चुके हैं। एक ढीला, एक कंकड़ भी इसने इजराइल की तरफ नहीं फेंका होगा जिसको आप कह सकें कि कोई बहुत बड़ा मदद कर रहे हैं। और दावे ये कर रहे हैं कि भाई साहब हम गजा में शांति ला देंगे, अमन ला देंगे, तब तक अपनी कोशिश जारी रखेंगे जब तक हम अपने मकसद तक पहुंच नहीं जाते। भाई साहब क्या मकसद है आपका? मकसद कुछ क्लियर नहीं है एर्दोगान साहब। एर्दोगान साहब ने कहा है कि 1967 की जो बॉर्डर तय किए गए थे ना, हम उसी को कबूल करेंगे। पूर्वी जेरूसलम को राजधानी बनाएंगे, फलस्तीन को उसकी आज़ादी दिलाएंगे, उसकी सालमियत के साथ हम खड़े रहेंगे, वगैरह 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 वगैरह। इस तरह के डायलॉग उन्होंने दिए हैं। बहुत लंबे लंबे उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग के बाद एर्दोगान ने कहा है कि फलस्तीनियों के साथ उनकी एकजुटता वो जारी रहेगी। तुर्की के लोगों को उन्होंने बाकायदा शुक्रगुजार बताया, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि बीते हफ्ते 5 लाख तुर्की के लोगों ने इस्तांबुल में गाजा के समर्थन में एक प्रोटेस्ट किया और ये बता दिया, दिखा दिया कि गाजा अकेला नहीं है। अच्छा, गाजा के समर्थन में दुनिया भर के लोग हैं। तुर्की की आवाम भी गाजा के साथ खड़ी है, उनके भी सीने में दिल धड़कता है और वो गाजा को याद करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। पर हुक्मरान के तौर पे जो बैठे हुए एर्दोगान साहब है ना, ये बस एक डायलॉग मारते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन अब मुसीबत इनके ऊपर भी पड़ने वाली है और दुनिया इनको देखेगी कि इनका अंजाम क्या होगा। एर्दोगान यहां तक कहते हैं कि पिछले 15 महीनों से पूरी दुनिया की आंखों के सामने पिछली सदी का सबसे बर्बर नरसंहार जो है वो देखा गया। 2025 में जो है वो सीज फायर हो जाए, शांति हो जाए, अमन हो जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। इस तरह की उन्होंने बातें अपनी दोहराई है। लेकिन गौर करिए, सीरिया में मौजूद जो कुर्दिश मिलिशिया है, कुर्दिश फोर्स है, उसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। उसके ऊपर हमला करने का सीधा सा मतलब है कि आप अमेरिका से टक्कर ले रहे हो, क्योंकि उन संगठनों को भले ही वो सो कॉल्ड कुर्दिश हों, लेकिन कुर्दिश संगठन के नाम पर उनको स्टैब्लिश किया गया है। अमेरिका उनको हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, फंडिंग करता है, सब कुछ मदद करता है। एक तरह से कहा जाए कि वो कुर्दिश फोर्स के आड़ में अमेरिका के सोल्जर्स हैं, अमेरिकी हैं वो। लेकिन उनसे टक्कर लेने का मतलब ही है कि आप अमेरिका से लोहा ले रहे हैं और लगातार इजराइल कुर्दिश इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, दावा कर रहा है कि हम तो कुर्दों के ऊपर अटैक कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है, ये तो टेररिस्ट हैं, YPG टेररिस्ट हैं। उन्हीं का ये एक शाख मानता है कि बस ये SDF
सीरियन डेमोक्रेटिक जो फोर्स हैं, ये YPG का ही एक शाख है और हम उसे अपने लिए खतरा मानते हैं, तो ये उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस पूरे खतरे को देख करके, जिस तरह से अटैक हो रहा है, उससे इजराइल को बहुत दर्द है। अमेरिका को जो दर्द है सो है, वो तो ज्यादा बता भी नहीं सकता, लेकिन इजराइल का दर्द जो है ना, वो झलक रहा है। और इजराइल चाहता है कि तुर्की के ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो कुर्दिश मिलिशिया के ऊपर जो है ना, वो अटैक न करे। सोचिए कि वो जो कुर्दिश हैं, वो कुर्दों के लिए काम करते हैं, अमेरिका इजराइल के लिए काम करते हैं। ये अल अरेबिया की खबर है, आप अल अरेबिया के हिसाब से वो खबर देख रहे हैं। अल अरेबिया के मुताबिक बताया गया, चूंकि अरब का ये बड़ा ही जाना माना अखबार है, मीडिया संस्थान है, उसी की तरफ से इस खबर को बयां किया गया है। वहीं तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब अर्दोगान, उन्होंने सोमवार को सीरिया के मामले में कहा है कि वो सीरिया को बंटते हुए नहीं देख सकते। अगर सीरिया टूटेगा और उनको लगेगा, जरा सा भी ये अंदेशा होगा कि सीरिया टूट सकता है या सीरिया को कोई बांटने की कोशिश करेगा, तो वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और खासकर उन्होंने ये चेतावनी जो दी है ना, धमकी दी है, वो कुर्द मिलिशिया को दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी भी बहाने से ये कबूल नहीं कर सकते कि सीरिया का बंटवारा हो। अगर हमें जरा सा भी खतरा महसूस होता है तो हम जरूरी कदम उठाएंगे। हमारे पास जितने भी संसाधन हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम मुल्क शाम को टूटने नहीं देंगे। इन्होंने खुद ही नियत लगा रखा, तोड़ने की क्या बात है। ये अपने चक्कर में है कि भाई हम उस पर अटैक कर लेंगे। होम्स है, हमा है, दमिश्क, सब पर अटैक कर लेंगे, इदलिब सब पर अटैक कर लेंगे, अटैक करके अपने तुर्की में मिला लेंगे। तो इनकी तो मंशा ये है, तो ये कुर्दों को कैसे कामयाब होने दे सकते हैं। इसीलिए ये अब ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एर्दोगान की सेना ने और जो उनकी अपनी सीरियन नेशनल आर्मी है, यानी तुर्की की जो हथियारबंद मिलिशिया है, जिसको आप कह सकते हैं कि तुर्की से के जो सोल्जर्स हैं वो एक हथियारबंद संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके ही जरिए एक मिलिशिया दिखाया था कि हम मिलिशिया हैं, लेकिन उनके ही जरिए कुर्दों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, यानी कुर्दिश फोर्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं जो अमेरिका के समर्थन से चलती है। और अब तक इन लोगों ने 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। और इजराइल का जो दर्द है वो तो आप समझ ही सकते हैं। इजराइल के बाकायदा विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसर ने कहा है कि तुर्की को नॉर्दर्न सीरिया में कुर्दों पर हमले को रोकना चाहिए और इस हमले को रोकने के लिए दुनिया भर की ताकतों के जरिए उस पर दबाव बनाया जाना चाहिए, उस पर अटैक ना करें। सोचिए, तकलीफ कुर्दिश फोर्स को हो रही है और जख्म कहां नजर आ रहे हैं? इजराइल को। आप समझ सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका की जान कहां बस रही है, ऐसे ही मिलिशिया के हाथ में, जिसे कभी SDF कहा जाता है, कभी अल कायदा कहा जाता है, कभी हयत तहरीर अल शाम कहा जाता है, HTS कहा जाता है, कभी ISIS कहा जाता है। इस्लाम का लिबादा ओढ़कर ये लोग मुस्लिम इलाकों को कब्जे में लेते हैं, उनसे सोर्सेज हासिल करते हैं, फायदा उठाते हैं और फिर चूस करके गुटली की तरफ फेंक देते हैं। हालत ऐसा ही होता है। अब हयत तहरीर अल शाम के जो नेता है ना, अहमद अल शरा, अबू मोहम्मद अल जोलानी, ये तो अमेरिका इजराइल के लिए ही काम करते हैं, प्रॉक्सीज हैं उन्हीं के। ज्यादातर मिलिट्री बेस के हथियार, आर्म्स जितने भी थे सब तबाह हो चुके हैं। इनफैक्ट सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ताकतवर हुआ करता था, बहुत से इजरायली अमेरिकी हमले को मार गिराता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उसने इजराइल के फाइटर जेट को मार गिराया, एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इजराइल ने सीरिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया और ये दमिश्क पर बैठ करके ये जश्न मनाते रहे कि भाई साहब हम जीत गए, वाह 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 करते रह गए। दुनिया इन्हें मुजाहिदीन कहती रह गई, लेकिन ये मुजाहिदीन थोड़ी है, तो भाड़े के मुजाहिदीन हैं और ऐसे मुजाहिदीनों की जरूरत नहीं है। और ऐसे पता नहीं कितने फर्जी लोग भरे पड़े हैं पूरी दुनिया में, जो देखने में तो मुजाहिदीन है, लेकिन जब गले काटने की तस्वीरें आती है तो पता चलता है मुसलमानों का ही गले काट रहे होते हैं। तो ऐसे खतरनाक लोगों से सावधान रहिए, इनको अपना आका ना बनाइए, आइडियल ना बनाइए। ये लोग किसी के लिए नहीं होते।
फिलहाल क्या कहेंगे इजराइल, तुर्की, सीरिया की इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर से जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।